नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की हर एक खबर से आप अपडेट होइए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। तो वंदे भारत में सबसे पहले बात महाकाल के महालोक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचकर महाकाल को महाप्रणाम किया। महाकाल मंदिर की भव्यता बढ़ाने वाले महाकाल कॉरिडोर को देश को समर्पित किया, जिसका नाम महाकाल लोक रखा गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। महाकाल के दरबार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद महाकाल लोक का किया लोकार्पण और कॉरिडोर की बारीकी से उसका निरीक्षण किया, उसकी झलक ली। गायक कैलाश खेर ने महाकाल को समर्पित एंथम की प्रस्तुति भी दी। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने किस तरीके से सबसे दिव्य, सबसे भव्य महाकाल कॉरिडोर किया समर्पित, जिसमें श्रद्धालुओं का भी सैलाब उमड़ पड़ा। इसके साथ भोले की भक्ति बम बम बोल हर तरफ नजर आया। 856 करोड़ की लागत से बने हुए महाकाल लोक में भगवान शिव की महिमा को दिखाया गया है और उसकी कहानियों को दीवारों तक पे उकेरा गया। महाकाल कॉरिडोर के बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिससे न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, टूरिज्म को भी काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक को देश को समर्पित कर दिया और महाकाल को किया ये पीएम मोदी की शिव साधना है। ये पीएम मोदी की महाकाल आराधना है। ये पीएम मोदी का शैव कर्म कांड है। पीएम मोदी बाबा महाकाल के दरबार में एक साधक की भांति, एक शिव भक्त की तरह ही पहुंचे। बाबा को नमन किया। 16 उपचारों के साथ बाबा महाकाल की पूजा आराधना की। मस्तक पर त्रिपुंड लगवाया, रुद्राक्ष की माला धारण की। अपने इस निराले शिव भक्त के लिए महाकाल का दरबार भी सज धज कर पूरी तरह से तैयार था। तरह तरह के सुगंधित फूलों से बाबा महाकाल का गर्भगृह कैलाश की भांति सुगंधित हो रहा था। ऐसे में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने आरती के दीपक को अपने हाथों में थामा और भगवान महाकाल की दीप आरती की। क्या ऐसी तस्वीरें भारत ने पहले किसी भी प्रधानमंत्री की देखी थी? क्या ये भक्ति काल का स्वर्ण काल नहीं तो क्या है? याद कीजिए पिछले साल के दिसंबर की ठंड को, जब प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे थे। मौका था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का। सदियों बाद काशी का कायाकल्प हुआ था। सीधे विश्वनाथ का दरबार मां गंगा के आंचल से जुड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सबसे पहले मां गंगा में स्नान किया और उसके बाद गंगा के जल से गंगाधर का जलार्पण किया था। बात विश्वनाथ की हो या फिर महाकाल की, दोनों को ही शास्त्रों में बताया गया है ज्योतिर्लिंग, जो कि स्वयंभू है और दोनों के प्रति पीएम मोदी की आस्था का समर्पण पूरी दुनिया ने देखा है, जो भारत के लोगों को न केवल प्रेरित करता है
बल्कि गौरव करने का मौका भी देता है। सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापविनश्यति आजन्म प्रथमाध्याये छायाम्ने सप्तजन्मनि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि उज्जैन के कड़कड़ में आध्यात्म समाया हुआ है। लोक में ये परंपरा उतने ही प्रभावी ढंग से कला और शिल्प के द्वारा उकेरी गई है। ये पूरा मंदिर प्रांगण शिव पुराण की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। आप यहां आएंगे तो महाकाल के दर्शन के साथ ही आपको महाकाल की महिमा और महत्व के भी दर्शन होंगे। पंचमुखी शिव, उनके डमरू, सर्प, त्रिशूल, अर्धचंद्र और सप्तऋषि, इनके भी उतने ही भव्य स्वरूप यहां स्थापित किए गए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है। तो महाकाल कॉरिडोर की ये अद्भुत तस्वीर, इसकी खूबियां भी बहुत हैं। देखने में ये इतना भव्य है कि मन करता है महाकाल की भक्ति में बस यहीं बस जाए। और महादेव का महालोक है ये। इसके बारे में भी आइए आपको बता देते हैं। महाकाल कॉरिडोर को महाकाल लोक नाम दिया गया है। 47 एकड़ में फैला है ये पूरा परिसर। बाहर की दीवार से गर्भगृह की दूरी 946 मीटर की है। महाकाल लोक में 384 मीटर लंबी म्यूरल वॉल है और दीवारों पर भगवान शिव की अलग अलग कहानियां उकेरी गई हैं। प्रवेश के लिए 4 गेट बनाए गए हैं जिससे लोगों को बहुत आसानी होने वाली है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अन्य क्षेत्रों की तरह ही धार्मिक स्थलों का खास विकास किया गया। कई मंदिरों का कायाकल्प भी हुआ है, जिनमें से आपको कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में भी बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर की बात। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भूमि पूजन किया और जल्द ही आम लोग अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता को भी देख पाएंगे। दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल काशी कॉरिडोर का भी लोकार्पण किया, जिसने 1000 साल बाद बाबा विश्वनाथ दरबार की भव्यता को पुनर्स्थापित कर दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब 3000 वर्ग फुट से बढ़कर 5 लाख वर्ग फुट का हो चुका है। तीसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की, जिस तरीके से उसका कायाकल्प हो रहा है। मोदी सरकार बनने के बाद केदारनाथ में काफी विकास किया गया। केदार धाम के कायाकल्प की काफी ज्यादा चर्चा की जाती है। और चौथी तस्वीर आज की महाकाल कॉरिडोर। महाकाल लोक कॉरिडोर काफी भव्य है और इसके बनने के बाद बाबा महाकाल मंदिर का क्षेत्र 10 गुना तक बढ़ चुका है। कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी हुई कई मूर्तियां लगाई गई हैं, जो उनकी अलग अलग कहानी को सबके सामने रखती है। मंदिर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा एक साधक की नजर आई। वो जब मंदिर में पहुंचे तो वो आस्था के रंग में रंगे नजर आए।
उनकी ऐसी तस्वीरें देखकर हर कोई भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित होता है। युवाओं में भी धार्मिक भावना जागृत होती है। अयोध्या, काशी, उज्जैन, केदारनाथ धाम में दुनिया भर से लोग हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। इन मंदिरों की भव्यता बढ़ने और लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने के बाद ही इनका कायाकल्प किया गया है, जिससे लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो महाकाल कॉरिडोर की भव्यता आपने देख ली, अब बारी है केदारनाथ धाम की भव्यता की। आपदा के बाद केदार धाम को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद यहां लगातार रीडेवलपमेंट किया जा रहा था और अब तक तमाम विकास के कार्य हो भी चुके हैं। लेकिन अब भी केदार धाम को अलौकिक भव्य बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसका समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचते हैं। संभावना इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के एक दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, जिससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, पूजा अर्चना में शामिल हुए, निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। रुद्र यज्ञ में पधारे साधु संतों से भी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी की, जो कि आज पंच तत्व में विलीन हो गए और उनके अंतिम संस्कार में आम से लेकर खास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैफई के मेला ग्राउंड पर मुलायम सिंह यादव को उनके बेटे अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनकी पहली पत्नी मालती के मेमोरियल के पास बने प्लेटफॉर्म पर रखा गया, जहां बेटे अखिलेश ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए। नेताजी के करीबी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन मां जया के साथ पहुंचे। सहारा चीफ सुब्रत राय और उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी अंतिम दर्शन किए। मेला ग्राउंड में 5 साल पहले तक सैफई महोत्सव होता था। वहीं पर मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था। अंतिम संस्कार के दौरान लाखों कार्यकर्ताओं ने नेताजी अमर रहे के नारे लगाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सैफई पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी थी और यूपी में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। वहीं बिहार में भी 1 दिन का राजकीय शोक रहा। पीएम मोदी ने भी गुजरात के भरूच में जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव को याद किया था और देश के लिए उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया था। इधर महाराष्ट्र बाला साहेब ठाकरे ने 38 साल पहले बीजेपी की आलोचना के लिए एक कार्टून बनाया था, जो अब चर्चा का विषय बना है क्योंकि उनके बेटे उद्धव ठाकरे को चुनाव निशान मशाल मिला है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम के इस्तेमाल की अनुमति दी है। साथ ही जलती मशाल चुनाव चिन्ह अलॉट किया है। इसके बाद उद्धव गुट में अलग ही उत्साह है। उद्धव गुट के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए शिंदे गुट पर तंज कसते हुए मशाल प्रतीक का प्रचार करते नजर आ रहे हैं और बाला साहब ठाकरे का बनाया एक कार्टून शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो हाथ में मशाल लिए बीजेपी को चेतावनी देते दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री अरविंद सावंत ने ट्वीट कर कहा कि यह तस्वीर बाला साहब ठाकरे ने 1984 में बनाई थी, जिसके जरिए बीजेपी को चेतावनी दी थी। इस कार्टून में एक तरफ शिवसेना के हाथ में कमल है और लिखा है कि जब कमल धारण करते हैं तो आप खुश होते हैं। दूसरी तरफ शिवसेना के हाथ में जलती मशाल है और लिखा है कि अब मशाल की लौ को सहन करिए। उद्धव गुट को तो जलती मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में मिल गया है, लेकिन अभी शिंदे गुट को कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। शिंदे गुट ने गदा चुनाव चिन्ह मांगा था, जिसे चुनाव आयोग ने धार्मिक प्रतीक बताते हुए अलॉट करने से मना कर दिया था। तो उद्धव गुट के बाद अब शिंदे गुट को भी उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई की और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक नोटिस भी जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया और इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 2 नवंबर तय कर दी।
आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की अपील पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया था, जिसे सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ केस ट्रांसफर किए जाने का मामला सही है या नहीं, इस पर ही सुनवाई कर रही है। हालांकि इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मामले में बहस पूरी होने के बाद केस ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईडी की ओर से केस ट्रांसफर को निराशाजनक भी बताया। आरोप लगाया कि जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी से कुछ असहज सवाल भी पूछ लिए थे। इसके बाद अचानक से 30 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल ने केस ट्रांसफर करने की मांग उठाई। हालांकि 20 अगस्त तक कोई पक्षपात नहीं हुआ था। वहीं ईडी ने कपिल सिब्बल के इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। दलील ये दी कि केस ट्रांसफर करने की सिर्फ मांग की गई थी, केस ट्रांसफर की नहीं की गई बात, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल सीधे स्वास्थ्य मंत्री के तहत आता है और इससे रिपोर्ट प्रभावित होने का खतरा भी था। ये इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आई है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जिस पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। यानी कि अब्बास अंसारी लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेगा। ईडी को डर था कि कार्रवाई के डर से अब्बास देश छोड़ने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यूपी पुलिस पहले ही अब्बास अंसारी को फरार घोषित कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया था। ईडी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे को नोटिस जारी कर पूछताछ और बयान के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। लिहाजा जांच में सहयोग न करने की वजह से अब अंसारी परिवार पर कार्रवाई तेज होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के परिवार ही नहीं, उनके करीबियों के खिलाफ भी पुलिस और जांच एजेंसियां कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। लखनऊ के रहने वाले शादाब के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया था। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने इस बीच अब्बास अंसारी के पुराने मामलों के रिकॉर्ड भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। अब्बास के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान से जुड़ा मामला भी चल रहा है, जिसमें पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट कर हुई हत्या मामले में शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा हलफनामा तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। मुंह पे पट्टी बांधकर व्यापार में जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने आंखों पे पट्टी बांधी थी, वैसे मुंह पर आंखों पर इन्होंने पट्टी बांधी थी। इनकी चुप्पी दर्शा रही थी कि वे साधुओं को न्याय नहीं देना चाहते। सरकार बदली, काम करने का तरीका बदला। अब महाराष्ट्र की सरकार ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में हलफनामा प्रस्तुत किया है कि यह जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अब पालघर के साधुओं को न्याय मिलेगा। साधुओं की हत्या हुई, प्रचंड आक्रोश उठा, लेकिन कांग्रेस को खुश करने के लिए उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार ने इसकी जांच नहीं होने दी। अब शिंदे फडणवीस सरकार सीबीआई को जांच के लिए निर्देश दे रहे हैं। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। तो पालघर में साधुओं की हत्या मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन उस वक्त की मौजूदा महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे इसे लेकर तैयार नहीं थे, जिसके बाद न सिर्फ विपक्ष हमलावर हुआ बल्कि देश में सियासत भी तेज हुई। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित सरकार आई तो यह तय किया गया कि इस केस की सीबीआई जांच होगी। आइए जानते हैं कि पालघर साधुओं की हत्या का आखिर पूरा मामला क्या है, ये मामला किस तरीके से प्रकाश में सामने आया, जहां पर सबसे पहले पालघर जिले के
गढ़चिंचले, ये जो जगह का नाम है, जहां भीड़ ने 2 साधुओं को पीट कर मार डाला। भीड़ ने 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी। 30 साल का एक ड्राइवर भी इसमें मारा गया था। भीड़ तंत्र हावी हुआ। अफवाह की वजह से ये साधु मारे गए थे जिन पर हमला किया गया था, और इसके साथ ही गांव वाले जो थे उन्होंने साधुओं को बच्चा चोर समझकर मार डाला। सहायक पुलिस निरीक्षक को इसमें बर्खास्त किया गया। 18 पुलिस अधिकारियों को भी इसमें दंडित किया गया था। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा था, जिसके बाद विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। इस मामले में 89 आरोपियों को फिर जमानत भी मिली थी, और इस पूरे मामले में अब फैसला ये लिया गया है कि इसकी जांच करेगी सीबीआई, और सीबीआई को यह पूरा मामला सौंप दिया गया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 2 केस की सुनवाई वाराणसी की 2 अलग अलग कोर्ट में हुई। पहला केस ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से जांच कराने की मांग से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर की तय कर दी है। दूसरा केस ज्ञानवापी परिसर में मिले हुए कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग के अधिकार से संबंधित है। इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में हुई। जब अब इस केस की नियमित सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश भेजी। बताया जा रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे, और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उपस्थिति में पर्सनली जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने पत्र की एक कॉपी सौंपी गई है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के सफर के बारे में कौन कौन सी अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। यानी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था और इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, और उसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर जज भी इन्होंने काम किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में लेक्चर भी देते रहे हैं, और देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी वो रह चुके हैं। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण केसेस जिसमें उनकी अहम भूमिका रही, उसमें सबरीमाला, भीमा कोरेगांव, अयोध्या जैसे कई केस में जज की भूमिका निभाई है डीवाई चंद्रचूड़ ने। और साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता 16वें सीजेआई भी रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 16 इनके पिता रहे हैं। अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कौन कौन से अहम फैसले, जिसमें नोएडा ट्विन टावर आपको याद होगा, उसे गिराने का फैसला उनकी तरफ से सुनाया गया। लव जिहाद से जुड़े हुए हादिया केस पर भी फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से ही सुनाया गया। निजता को मौलिक अधिकार मानने वाले केस की बेंच में भी डीवाई चंद्रचूड़ ही शामिल रहे थे। इसके साथ ही अविवाहिता को भी अबॉर्शन का अधिकार देने जैसा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से सुनाया गया, और इसके साथ ही कई और अहम फैसले जिनकी फहरिस्त में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल रहे। झारखंड की यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को एडमिट कार्ड जारी किया गया। बड़ा सवाल यह कि क्या ऐश्वर्या राय पोस्ट ग्रेजुएट का यह एग्जाम देने जाएंगी? पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड के धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के एडमिट कार्ड पर मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की फोटो लगा दी गई। दरअसल यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए हैं। पीजी अर्थशास्त्र की छात्रा काजल ने जब साइबर कैफे से अपना एडमिट कार्ड निकाला तो उसे देख वो हैरान रह गई, क्योंकि एडमिट कार्ड में काजल की फोटो की जगह अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का फोटो लगा था। नाम और सिग्नेचर भी ऐश्वर्या राय के ही है। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर ऐश्वर्या का फोटो देखकर छात्रा परेशान है और उसे डर सता रहा है कि कहीं यूनिवर्सिटी में उसे एग्जाम देने से न रोक दिया जाए। मेरा गलती नहीं है ना, मैं तो जिस टाइम पे फॉर्म भरी उस टाइम पे सब सही था। अब उसके बाद साइबर मिस्टेक है या यूनिवर्सिटी का मिस्टेक है, वो तो मेरा गलती नहीं है। तो मेरे को एग्जाम देने से बस नहीं रोका जाए। काजल ने फिलहाल यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। मामले की जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसे टेक्निकल फॉल्ट बता रहा है।
हनुमान जी को मिला रेलवे का नोटिस। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड में रेलवे ने हनुमान जी के नाम पर एक नोटिस जारी कर उनके 90 साल से ज्यादा पुराने मंदिर को खाली करने का आदेश दिया है। तो देखिए, ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ इलाके के जो सभी घर हैं उन्हें भी अवैध बता दिया है और हनुमान जी को रेलवे ने नोटिस भी जारी कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र मामला है, लेकिन रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। आइए आपको इस पूरी खबर को विस्तार से हम बता देते हैं कि क्या वजह रही कि ये नोटिस जारी किया गया, आखिर क्यों हनुमान जी को रेलवे का नोटिस दिया गया है। सबसे पहले अपनी जमीन खाली कराना चाहता है रेलवे, जिसे लेकर यह नोटिस जारी किया गया। बेकार बांध के खटीक मोहल्ले में यह नोटिस जारी किया गया है। झुग्गी झोपड़ी हटाने तक का आदेश इस नोटिस में शामिल है। इस मोहल्ले में हनुमान जी के मंदिर पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया है और यह कहा गया है कि वो इस मंदिर को खाली कर दें। अब ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड के धनबाद से रेलवे अधिकारियों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ बेकार बांध में रेलवे ने हनुमान जी के मंदिर पर नोटिस लगाकर मंदिर खाली करने के लिए कहा है। सबसे बड़ी बात, नोटिस में किसी आम आदमी का नहीं बल्कि हनुमान जी का ही नाम लिखा गया है। हनुमान जी का ये मंदिर साल 1931 में बनाया गया था। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने यहाँ हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ इलाके के सभी घरों को भी अवैध बताया है। जमीन पर अगर अवैध अतिक्रमण है तो रेलवे को इसे खाली कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में हनुमान जी को नोटिस जारी करना कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही को ही दर्शाता है।